students, myself Mevaram, class 7th, subject Social Science, History, chapter 2. Today's topic is New Kings and Kingdoms, नए राजा और उनके राज्य. After the 7th century, several new dynasties came into existence. 7वीं शताब्दी के बाद तक अनेकों राज्य अस्तित्व में आए. The major ruling dynasty in various parts of the subcontinent between the 7th and 12th century are so. मैप फर्स्ट में उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख डायनेस्टी राजवंशों को दिखाया गया है. नेक्स्ट, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय. Many big land orders or warrior chiefs emerged in the 7th century in various regions of the subcontinent. 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे. These land orders or various chiefs were often considered as their subordinates or samant by the existing kings. They were expected to bring gifts for their kings, be present at their courts and provide them with military support. उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे. उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें. But with the rise in power and wealth, the Samant declared themselves to the Mahamandaleshwar, the great lord on a circle or regions, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. बाद में ये सामंतों ने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर के लिए अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. Sometimes they assured their independence from their overlords, और वे अपने स्वामी से कभी कभी भी अपने स्वामी से भी स्वतंत्र होते थे. फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रकूट हु वर सामंत इन द डेक्कान asserted their independence from their overlords. Initially, they were subordinate to the Chalukya of Karnataka. In the mid-18th century, a Rajput chief known as Danti Durg अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर के रूप में
अपने आप को घोषित कर लेते थे और कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिकार से भी आधिपत्य से स्वतंत्र होना चाहते थे। इस तरह एक एग्जाम्पल राष्ट्रकूटों का है जो सामंत शुरू में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और 8वीं सदी के मध्यस्थ यानी बीच में आते आते एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग अपने स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उन्हें हराया। overthrew his Chaluk overland and performed a ritual called Hiranyagarbha, the golden bomb. This ritual was performed with the help of Brahmins, and after performing this ritual, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. इस तरह से जब एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। इन अनेकों दूसरे केसेस में मैन होल्डिंग टू एंड एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स टू carve out kingdoms. For example, the Kadamba, Mauryanismen and the Gurjara, Prithihara, Harichandra, who were Brahmins, gave up their traditional professions, took to arms and successfully established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. कुछ अन्य एग्जाम्पल में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, म्यूर, श्रमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। एडमिनिस्ट्रेशंस इन द किंगडम्स, राज्यों में प्रशासन। Several of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj, great king, overlord of kings, Tribhuvan, Chakravartin, lord of their worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often had to share power with their samants. इस नए राजाओं में से कईयों ने, अधिकांश ने महाराज अधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती
तीन भुवनों के स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ as well as with traders association of peasants and brahmans, तो वे साथ ही साथ व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। Resources in each of these states were obtained from the produced who were peasant, cattle keepers, artisans. These produces were often pursued or sometimes forcefully compelled to surrender part of what they produced. इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालकों, कारीगरों संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बात किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से में लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। नेक्स्ट, these resources were used to maintain the king's establishment and for building forts and temples. These resources were used to maintain the king's establishment. ये resources जो थे राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिर और दुर्गों के निर्माण में भी इनका यूज किया जाता था। They were also used to fight wars which were in turn expected to result in the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. इनके लिए संसाधन उन युद्धों में लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बनती थीं। The people who collect revenue were generally recruited from influential and affluent families. The positions of such इन राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच में ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। Revenue collectors were often hereditary. This was true about the army as well. In several cases, closest relatives of the kings held these positions. सिर्फ वंशानुगत होती थी। सेना भी ऐसे ही होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। नेक्स्ट, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति contain details about these rulers but that may not be literally true. Indeed, they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For instance, these प्रशस्ति
were composed by talented Brahmins who occasionally helped in the administrations। ये प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। Brahmins were often rewarded with grants of land by the kings. These grants were recorded on copper plates, which were given to those who received the land। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर, ये ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। A long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir in the 12th century is an unusual one। A variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and their historians were used by him to write his account। Unlike the writers of Prashasti, he was often satirical about rulers and their policies। कलहल ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों को वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए ये साधारण ग्रंथ था। वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध किए जाते थे, धन के लिए युद्ध। ईच ऑफ दी डायनेस्टीज रूल्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। इन प्रत्येक राज्यों के रूलर्स जो पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने एट द सेम टाइम उसी समय दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, दूसरे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। कन्नौज वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, इनमें कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। इट वाज सिचुएटेड इन द गंगा वैली, ये गंगा वैली में स्थित था। इट वाज अ प्राइड एरिया एंड एवरी रूलर वांटेड टू कैप्चर इट। वाज अ प्राइड, इस एरिया को प्राइड दिया जाता था। प्रत्येक शासक इसमें कैप्चर करना चाहता था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंग टू द गुर्जारा प्रतिहारा। इसमें इन सेंचुरी के लिए इस शासक जो गुर्जारा प्रतिहारा से बिलोंग करते थे। राष्ट्रकूट एंड पल्लव डायनेस्टी fought with each other for control over कन्नौज। राष्ट्रकूट और पल्लव राज्यों के राजा इस कन्नौज को अपने कंट्रोल में करने के लिए लड़ते रहे। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 पार्टीज, इसको 3 पार्टीज का रूप दिया गया। इन दिस लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द त्रिपति स्ट्रगल।
इस इतिहासकारों ने इस लैंड ऑनर्स के द्वारा जो लड़ाई की गई, इसमें जो वर्णन किया गया है वो तिरुपति स्ट्रगल के रूप में इस लड़ाई का वर्णन किया गया है। द डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेस लार्ज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स, यू विल सी पेज 51 to 55. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. ये जैसा कि हम देखते हैं, शासकों ने मंदिरों के निर्माण के लिए अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी ये अपना टारगेट बनाते थे। ये जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, इसके बारे में आप चैप्टर 5 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030। सुल्तान महमूद गजनी का सुल्तान महमूद जो अफ़गानिस्तान वाज वन ऑफ द बेस्ट, ये अफ़गानिस्तान के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। अफ़गानिस्तान के रूलर्स में सबसे अधिक जाना जाता है। इसने 997 से 1030 तक शासन किया एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। इसने सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट्स को अपने आप में कंट्रोल किया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इसमें उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी लिया गया। विद द इंटेंशन ऑफ plundering these rich temples, he raised the subcontinent almost every year। इसने पूरे इन सालों में इन सब को अपने अधीन किया। His target were wealthy temples including that of सोमनाथ। इसका जो मुख्य टारगेट था वह मंदिरों से धन लूटना और सोमनाथ गुजरात जैसे मंदिरों को इसने अपने टारगेट में इंक्लूड किया। मच ऑफ द वेल्थ टेकन अवे बाय महमूद वाज यूज्ड टू बिल्ड अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट द गजनी, और इसने अपनी गजनी शहर को अपनी राजधानी बनाया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।